सभी को नमस्कार। मैं राजेंद्र मीणा, राजकीय महाविद्यालय बारा से आज के इस ई लेक्चर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी के अंतर्गत जो इसका पेपर फर्स्ट है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, उसकी यूनिट सेकंड का एक टॉपिक है, उसका अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, तो ऐसे कौन से कारक हैं जिनकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है, अथवा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करने से पहले हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है प्रकाश संश्लेषण से संबंधित, उसका हमें अध्ययन करना चाहिए। वो है ब्लैकमैन का सीमाकारी कारक का नियम। ठीक है, ब्लैकमैन का सीमाकारी कारक का नियम। तो बच्चों, इसके बारे में मैं आपको आइडिया दे दूं पहले। तो सबसे पहले तो ये है कि जो ब्लैकमैन का जो सीमाकारी कारक का जो नियम है, उसको लिबग एक वैज्ञानिक था, उसके न्यूनतम कारक के सिद्धांत के आधार पर इसका प्रतिपादन ब्लैकमैन के द्वारा किया गया। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट क्या है वो देख लेते हैं। किसी जीव रासायनिक अभिक्रिया में दो अथवा दो से अधिक अभिकारकों के भाग लेने पर आवश्यकता से कम मात्रा में उपस्थित अभिकारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ मैं। किसी जीव रासायनिक अभिक्रिया में दो अथवा दो से अधिक अभिकारक यदि भाग ले रहे हैं तो उस अभिक्रिया में आवश्यकता से कम मात्रा में जो उपस्थित अभिकारक होता है बच्चों, वो ही अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। ठीक है, यह न्यूनतम कारक ही लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है और इसकी मात्रा में वृद्धि करने पर भी अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये मेन कंसेप्ट है इसका। अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। When a process is conditions as to its rapidity by number of separate factors, the rate of process is limited by the pace of the slowest factor। ठीक है, मैंने आपको भी जब बताया, जब किसी जैव रासायनिक अभिक्रिया में जो उसकी रैपिडिटी है, उसकी तीव्रता दो या दो से अधिक कारकों पर निर्भर करती है, तो जो अभिक्रिया की दर है वो आवश्यकता से कम मात्रा में जो उपस्थित फैक्टर है उससे निर्धारित की जाती है। ठीक है, दूसरा, दिस implies that if more than one factor affects a chemical process, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value. It is the factor which directly affects the rate of its quantity is changed। ठीक है, अब देखिए, हमने ये तो समझ में आ गया कि आवश्यकता से कम मात्रा में जो उपस्थित अभिकारक है वो अभिक्रिया की दर को निर्धारित करेगा, नियंत्रित करेगा। लेकिन मान लीजिए कोई अभिकारक है आवश्यकता से कम, लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम कर रहा है, उसकी हम मात्रा को बढ़ाते जाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा अभिक्रिया की दर पर। देखिए, इंक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर, rate of biochemical reaction is also increased by certain level। ठीक है, तो बच्चों, विभिन्न प्रयोगों द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि जो न्यूनतम मात्रा में उपस्थित जो लिमिटिंग फैक्टर है, अगर उसकी मात्रा में हम वृद्धि करेंगे तो जो अभिक्रिया की दर है उसमें भी एक निश्चित मान तक वृद्धि होगी। ठीक है,
जैसे जैसे हम लिमिटिंग फैक्टर की मात्रा बढ़ाएंगे, अभिक्रिया की दर में भी एक निश्चित अंतराल तक वृद्धि होगी। लेकिन बच्चों, जैसे जैसे हम उस लिमिटिंग फैक्टर या जो मिनिमम मात्रा में जो उपस्थित जो फैक्टर है उसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, तो वो धीरे धीरे लिमिटिंग फैक्टर की जगह मैक्सिमम फैक्टर में बदलता जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले उसकी मात्रा कम थी, लेकिन हम धीरे धीरे, क्योंकि हमें जो बायोकेमिकल रिएक्शन है उसकी रेट को बढ़ाना है, तो इसलिए हम उस लिमिटिंग फैक्टर की मात्रा को भी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आएगी बच्चों, जब वो लिमिटिंग फैक्टर है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा किसमें, मैक्सिमम फैक्टर में। क्योंकि हम अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए उस लिमिटिंग फैक्टर की जो मात्रा है उसमें भी लगातार वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है। 10, इसलिए सम न्यू फैक्टर इज बिहेव एज लिमिटिंग फैक्टर। अब देखिए, बायोकेमिकल रिएक्शन है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो अब जो पहले से उपस्थित लिमिटिंग फैक्टर था वो तो अब मैक्सिमम फैक्टर बदल चुका है। तो इस कंडीशन में कोई और जो अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक है वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह कार्य करेगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये हमने समझ लिया है। अब इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम। मान लीजिए कोई प्रकाश संश्लेषी पर्ण है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कर रही है, और उसमें जो है हरी पत्ती भी है, उचित लाइट की व्यवस्था है, CO2 कंडीशंस ऑप्टिमम है। ठीक है, तो ये अभिकारक है सारे, ये बायोकेमिकल रिएक्शन को इनिशिएट या उसको आगे प्रोसेस करने के कारक है। ग्रीन लीफ हो गई, ऑप्टिमम लाइट हो गई, और CO2 की उचित कंसंट्रेशन हो गई। तो ये कंडीशंस होने के बाद में भी हो सकता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो स्टार्ट नहीं हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसमें जो है, जो टेम्परेचर है जो कि लिमिटिंग फैक्टर की तरह कार्य कर रहा है उस बायोकेमिकल रिएक्शन में, तो उस लिमिटिंग फैक्टर की वजह से वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो आगे प्रोसीड नहीं कर पा रही हो। लेकिन मान लीजिए इस लिमिटिंग फैक्टर, मान लीजिए टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर है, अगर इस टेम्परेचर की जो वैल्यू है उसको हम बढ़ाते जाएं, अर्थात टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं, तो अगर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में वृद्धि होती है तो हम ये कहेंगे कि इस बायोकेमिकल रिएक्शन में जो है टेम्परेचर एक सीमाकारी कारक के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ब्लैकमैन का सीमाकारी कारक का नियम। अब हम अपने मेन जो मुद्दा है बच्चों उस पर आते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारक है जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने वाले कारकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है एक्सटर्नल फैक्टर्स और दूसरा है इंटरनल फैक्टर्स, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। तो बाह्य कारक में कौन कौन से कारक है बच्चों? इसमें पहला है टेम्परेचर, तापमान, लाइट यानी प्रकाश, कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ ऑफ आएगा, CO2 की सांद्रता, वाटर यानी जल, कंसंट्रेशन ऑफ O2 ऑक्सीजन की सांद्रता, और छठा है मेटल आयन यानी कि धातु आयन। ठीक है, तो बाह्य कारक के रूप में प्रकाश, ताप, कार्बन डाइऑक्साइड की
सांद्रता, ऑक्सीजन की सांद्रता, जल और मेटल आयन आदि कारक जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं इंटरनल फैक्टर्स। ये क्या होता है? इसमें पहला है क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ लीव्स, दूसरा है प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर, तीसरा है अक्यूमुलेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, चौथा है लीफ एनाटॉमी, पांचवा है एज ऑफ लीफ और छठा है बच्चों हार्मोन्स। अर्थात ये 6 आंतरिक कारक फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब बारी बारी से हम एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स का अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार बाह्य और आंतरिक कारकों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की जो विधि है, गतिविधि है, उस पर प्रभाव पड़ता है। हम देखेंगे कि ताप अधिक या कम करने पर प्रकाश संश्लेषण की दर कैसी होती है, कैसे बढ़ती है, समानुपाती संबंध पाया जाता है या व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है, अथवा टेम्परेचर की उपस्थिति या अनुपस्थिति से क्या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पर कोई फर्क पड़ता है। तो इस प्रकार हम इन कारकों के आलोक में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है उसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले जो हैं बाह्य कारक उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।